वयम राष्ट्रे जागृयाम, हम सभी राष्ट्र को जीवंत और जागरूक बनाए रखेंगे। 19 स्टेट्स ऐसे हैं, 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां पर की डबलिंग रेट देश के एवरेज से भी कम है। भारत स्टेज 2 में है और स्टेज 3 में मुझे लगता नहीं कि उसके जाने की कोई संभावना है। आज भी 400 से ज़्यादा देश के डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां कोई केस हुआ ही नहीं है। भारत ने महामारी में काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर मैं डबलिंग रेट को लेके चलूँ तो लॉकडाउन के बाद में डबलिंग रेट पहले बीच में 4 हो गया था, अब 8 है। ये वायरस बहुत ज़्यादा जल्दी म्यूटेट नहीं होता है, तो वो अगर होता नहीं है तो जो भी वैक्सीन निकलेगी अभी तक के आधार पे हम ये कह सकते हैं शायद वो वैक्सीन आगे के विषाणु के खिलाफ भी काम करेगी। छोटी सी आशा की किरण दिखाई दे रही है। कुछ देशों में प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। India is expected to post a sharp turnaround and resume its pre-COVID, pre-slowdown trajectory by growing at 7.4% in 2021-22. ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना के खिलाफ भारत की जो लड़ाई चल रही है, सरकार की जो नीतियां हैं, तैयारियों के जो दावे हैं, वो सब क्या पर्याप्त हैं? क्या कोरोना की लड़ाई में हम बाकी देशों की बनिस्बत एक कदम आगे नजर आ रहे हैं? क्या हम वाकई जानें बचा पा रहे हैं? क्या हम टेस्ट कर पा रहे हैं? क्या जान बचने के साथ साथ हमारा जहान भी बच रहा है? पेश है इन सभी सवालों पर श्वेत पत्र। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। लॉकडाउन 2 के बीतते हर दिन के साथ ये सवाल लंबे होते जा रहे हैं कि कोरोना से लड़ाई अभी कितने दिन और, वैक्सीन और दवाइयों के लिए अभी कितना इंतजार और। सरकार का दावा हर रोज ये कहता है कि संक्रमण और मौतों के सैलाब को हमने रोका है। हमारे यहाँ पर केसेस हैं करीब 80% अगर हमारे केसेस रिकवर हो रहे हैं और 20% केसेस में डेथ अगर जैसे रिपोर्ट हुई है, तो ये दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो शायद हम कुछ बेहतर कर रहे हैं और हमें इसे और बेहतर करने की हमें एफर्ट करना है कि हम अपना ट्रीटमेंट और केयर फर्दर इंप्रूव करते रहें ताकि हम इस रेशियो में फर्दर इंप्रूवमेंट ला सकें। सरकार का वादा ये दिलासा देता है कि लॉकडाउन की जंजीरों में अगर हम अनुशासन के साथ बंधे रहे तो कोरोना से जंग भी हम जल्दी जीत जाएंगे। कोई भी घर से बाहर न निकले। अगर कोई घर से बाहर निकला तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम धैर्य बनाकर रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त करके ही रहेंगे। लेकिन पहले लॉकडाउन 1 के 21 दिन और अब 19 दिनों के लॉकडाउन 2 के दौरान कैसे हैं हालात? क्या बदली है परिस्थितियां? हम श्वेत पत्र में बताएंगे कि क्या लॉकडाउन से टूट रही है कोरोना संक्रमण की चेन? क्या कोरोना से जीत की दिशा में बढ़ रहा है भारत? क्या दुनिया के मुकाबले कोरोना से लड़ाई में आगे है हिंदुस्तान?
क्या अर्थव्यवस्था और रोजगार के संकट निदान के लिए सरकार के पास रेडी है ब्लूप्रिंट? क्या भारत को मिल चुका है कोरोना वैक्सीन का फॉर्मूला? अप्रैल को लॉकडाउन पार्ट 2 के इफेक्ट्स का पहला रिजल्ट आएगा। हॉटस्पॉट्स में संक्रमण की चेन टूटी या नहीं, इसकी समीक्षा होगी। अगर जान सलामत रही तो जहान बचाने के लिए आर्थिक स्तर पर कदम आगे बढ़ाए जाएंगे, नहीं तो बाकी बचे दिनों में भी बेहद सख्ती के साथ सिर्फ जान बचाना ही सरकार की प्राथमिकता रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। अगर सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये महंगा जरूर लगता है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। सरकार ने लॉकडाउन 2 के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की है, जिनमें जान से आगे जहान बचाने की कोशिशों की तरफ देश चल पड़ने को तैयार दिखता है। 20 अप्रैल से चिन्हित क्षेत्रों में इस सीमित छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बहनों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वही मेरा एक बृहद परिवार है। अब नई गाइडलाइंस बनाते समय भी उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। सरकार के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था कि देश में लॉकडाउन की घोषणा की जाए और पहले लॉकडाउन को तो छोड़िए, उसके बाद उसे फिर आगे 19 दिन के लिए बढ़ा दिया जाए। आपके मन में भी यह सवाल उठता होगा कि सरकार ने यह फैसला तो किया, लेकिन संक्रमण की जो चेन है उस पर कितना असर पड़ा? दरअसल अभी तक जो आंकड़े उपलब्ध हैं उससे यह साफ साफ सिद्ध होता है। आप लोग अपने अपने घर में रहें और अपना काम करें, कर्फ्यू का सख्त पालन करें। बेवजह अनावश्यक कोई रोड पर घूमता दिखाई देगा तो कार्रवाई की जाएगी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने हाल ही में जारी की हुई अपनी एक रिसर्च में दावा किया कि अगर लॉकडाउन की सख्ती के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग को लागू न किया जाता तो एक संक्रमित व्यक्ति 30 दिन में कम से कम 406 लोगों को संक्रमित करता। इस हिसाब से 15 अप्रैल यानी पहले चरण के लॉकडाउन के खत्म होने तक देश में संक्रमित लोगों की संख्या 8,20,000 को पार कर जाती। तब हालात को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता और भारत की स्थिति अमेरिका, इटली या स्पेन से भी बुरी हो सकती थी। लॉकडाउन के कारण भारत में कोरोना संक्रमण स्टेज 3 तक नहीं पहुंचा। स्टेज 3 में पहुंचने का मतलब होता कि वो लोग भी संक्रमित होते जो न तो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए होते और न ही किसी संक्रमित देश की यात्रा से लौटे होते। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे 21 दिन के लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण की कड़ियां कमजोर होती चली गईं। देश में 25 मार्च को लॉकडाउन लागू किया गया था। उससे पहले के हफ्ते यानी 18 से 24 मार्च के बीच कोरोना के मामले हर 3.3 दिन में दोगुने हो रहे थे। लॉकडाउन के पहले हफ्ते यानी 25 से 31 मार्च के बीच कोरोना के फैलने की रफ्तार में कुछ कमी आई। इस हफ्ते में कोरोना के मामले हर 5 दिन में दोगुने हुए। इसके बाद 1 से 7 अप्रैल के बीच देश में कोरोना के मामले हर 4.3 दिन में दोगुने हुए और फिर लॉकडाउन 1 के आखिरी हफ्ते में यानी 8 से 13 अप्रैल के बीच संक्रमण के केस दोगुने होने में 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लगा। देश के अंदर जो जगह इन्फेक्शन के लिहाज से हॉटस्पॉट थी उन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया और अब लॉकडाउन के एक्सटेंशन से इन्फेक्शन की बची खुची कड़ियां तोड़ने की तैयारी है।
इन हॉटस्पॉट्स के बारे में बहुत क्लियरली हमारे माइंड में पिक्चर है। यहाँ पर एक प्रकार से डिजीज़ आउटब्रेक कंटेनमेंट या फिर क्लस्टर कंटेनमेंट की ये स्ट्रैटेजीज़ जो है बहुत विस्तार से लागू की जा रही हैं। अब अगर यहाँ पर हम लॉकडाउन की जो सफलता है उसको सुनिश्चित नहीं करेंगे तो शायद ये जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं ये भी सफल नहीं होंगी। जहाँ पर लोग डिसिप्लिन्ड वे में लॉकडाउन का आदर नहीं कर रहे हैं, वहाँ फोर्सफुली जो है इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश देश की सरकारें कर रही हैं। लॉकडाउन ने वायरस के सर्किट ब्रेकर के तौर पर काम किया और इससे क्या होता है कि राज्य सरकारों को समय मिल जाता है कि वो तैयारियां करें कि चिकित्सा की उस पैमाने पर व्यवस्था उपलब्ध हो। अब जो सारा फोकस है केंद्र का और राज्यों का वो ये है कि किसी भी तरीके से टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अब भारत में करवाया जाए। टेस्टिंग की सुविधाओं पर पूरा जोर है। भारत के पास ऐसी कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है जो राज्यों में चल रहे टेस्टिंग के पैमाने को नाप सके, लेकिन सरकार की तरफ से जारी किए जाने वाले डेली हेल्थ बुलेटिन्स के आधार पर यह पाया गया है कि हर 10 लाख पर 105 लोगों का टेस्ट किया गया। उसको अगर कंसीडर करें तो 170 हॉटस्पॉट्स हैं, 170 हॉटस्पॉट्स। लेकिन अब कोरोना के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भारत टेस्टिंग की संख्या को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की तैयारी कर चुका है। यानी कोई भी व्यक्ति संदेह होने पर कोरोना संक्रमण की टेस्टिंग करा सकेगा। अभी तक ये सुविधा गंभीर रूप से पीड़ित लोगों के लिए ही थी। सिर्फ एक लैब थी, वहीं अब 220 से ज्यादा लैब्स टेस्टिंग का काम कर रही है। हम अगर देखें ना, अभी ग्लोबली अगर देखें तो जापान में एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए उनको वो 11.7 लोगों की टेस्ट करते हैं जापान में, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट दैट यू कैन सी। इटली में 6.7 टेस्ट होते हैं तो एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। अमेरिका में 5.3 टेस्ट करना पड़ता है, एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। यूके में 3.4 एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। हमारे देश में हम तकरीबन 24 टेस्ट कर रहे हैं एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए। हमको ये समझना पड़ेगा कि 24 अगर हमको पूछा तो 24 यानी 23 लोगों की टेस्ट तो हम ऐसे ही वो निगेटिव आ रहे हैं, फिर भी हम कर रहे हैं। आसान काम नहीं है कोरोना संक्रमण के लिए मास टेस्टिंग, क्योंकि भारत की आबादी 1.25 अरब से ज्यादा है। सरकार ने इसके लिए जरूरी औपचारिकताओं पर काम तेज कर दिया है। आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसके लिए विशेष ट्रेनिंग दी गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अनुसार देश में आशा वर्कर्स की संख्या 10,31,000 और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या 14 लाख से ज्यादा है। ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में कोरोना संक्रमण की पहचान के लिए स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा इनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। कोरोना संकट जिस तरह से है उसमें आशा वर्कर्स का और आंगनवाड़ी का बहुत एक अहम भूमिका है। खास करके पोलियो के समय में, पोलियो उन्मूलन भारत जबकि पूर्व पोलियो से मुक्त हो गया, और उस समय भी आंगनवाड़ी की महिलाओं ने और जिस तरह से हेल्थ वर्कर्स जिनको कहते हैं आशा वर्कर्स, उन्होंने भी पहले भी भूमिका निभाई और इस बार वो हजारों की संख्या में विभिन्न राज्यों में काम कर रही हैं। और वो सर्वे करके किसी को यदि ज़्यादा बुखार है, कोई ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं इस वायरस के, कोरोना वायरस के, तो उसके बाद उनकी जानकारी वो जो संबंधित अधिकारी हैं, अस्पताल है, वहाँ तक पहुँचाती है। उन लोगों को भी सलाह समझाती है कि उन्हें जा करके तुरंत इलाज कराना चाहिए। आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार मास लेवल पर टेस्टिंग के लिए किट्स की कमी नहीं है। इसके अलावा 33 लाख आरटी-पीसीआर और 37 लाख रैपिड टेस्ट किट देश के पास जल्द ही होंगी। साथ ही टेस्ट लैब्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने पर काम चल रहा है। इसके अलावा 602 अस्पताल महामारी से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इन अस्पतालों में 1,06,719 आइसोलेशन बेड्स और आईसीयू में 12,024 बेड्स की सुविधा है।
इस सब के अलावा राज्यों को कोरोना के लिए नए अस्पताल बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। विश्व का अनुभव ये कहता है कि कोरोना के 10,000 मरीज होने पर 1500-1600 बेड्स की जरूरत होती है। भारत में आज हम 1 लाख से अधिक बेड्स की व्यवस्था कर चुके हैं। इतना ही नहीं, 600 से भी अधिक ऐसे अस्पताल हैं जो सिर्फ कोविड के इलाज के लिए काम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण जांच का रिजल्ट आने में आमतौर पर 24 घंटे का समय लग जाता है। सरकार की तैयारी है कि क्लस्टर यानी सामुदायिक संक्रमण की आशंका वाले और हॉटस्पॉट्स में रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट का इस्तेमाल किया जाएगा। रैपिड एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट में 15 से 20 मिनट के अंदर नतीजा आ सकता है। इसकी रिपोर्ट से ये पता चल जाता है कि कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी एंटीबॉडीज शरीर में काम कर रही हैं या नहीं। ऐसे लोगों को तुरंत RT-PCR टेस्ट के लिए भेजा जाता है और आगे आइसोलेशन और इलाज जैसे फैसले लिए जाते हैं। कोरोना वायरस का डिटेक्शन ब्लड टेस्ट से पॉसिबल है। इस टेस्ट को रैपिड टेस्ट कहते हैं। इसमें हम IgM डिटेक्ट करते हैं, IgM एंटीबॉडीज, और ये 20 मिनट्स में टेस्ट का रिपोर्ट आ जाता है। इस टेस्ट को हम होल ब्लड सैंपल या फिर सीरम से कर सकते हैं और ये टेस्ट उसी प्रकार का होता है जैसे कि आप ब्लड टेस्ट जो शुगर के लिए करते हैं, जो रेडिली अवेलेबल किट्स होते हैं शुगर की ग्लूकोमीटर के द्वारा, या प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे आप करते हैं, या जैसे हार्ट अटैक के टाइम पे ट्रॉप-आई या ट्रॉप-टी करते हैं, ये सिमिलरली उसी टाइप का होता है। और इस टेस्ट की सेंसिटिविटी फर्स्ट 1 वीक में यानी 1 to 7 डेज में आपका 23% होता है। सेकेंड वीक में इसका सेंसिटिविटी 74% होता है और बाय 3rd वीक एंड 4th वीक ये सेंसिटिविटी बढ़ के अराउंड 94% हो जाता है। कोरोना के समय में इससे बचाव के लिए टेस्टिंग बहुत जरूरी है और खासकर भारत जैसी आबादी में आपको बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसी दिशा में एक आरोग्य सेतु ऐप भी डेवलप किया गया जिसे केवल 13 दिनों में 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड करके दुनिया का सबसे डाउनलोडेड ऐप बना दिया। इससे ज्यादा दुनिया में किसी ऐप को डाउनलोड नहीं किया गया है। इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे पल पल की और सटीक जानकारी आपको मिल सकती है। लॉकडाउन के कारण करोड़ों लोगों ने अपने दोनों चरण घर में रखे और आपके इस अनुशासन के कारण कोरोना भी भारत में दूसरे चरण में ही है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी सामुदायिक संक्रमण के तीसरे दौर में नहीं पहुंचा है। लेकिन सबसे बुरी स्थिति के लिए भी तैयारी सरकारें करती हैं। भारत में क्या है इसकी रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन 2 के शुरू होने से ठीक पहले सरकार ने PPE, मास्क और वेंटिलेटर्स, कोविड टेस्ट किट्स के आयात पर लगने वाली सीमा शुल्क और हेल्थ सेस से मुक्त कर दिया। ये छूट 30 सितंबर 2020 तक जारी रहेगी। भारत अपनी जरूरत के 80% चिकित्सीय उपकरण विदेशों से आयात करता है। इस समय देश में कई सरकारी और गैर सरकारी कंपनियां वेंटिलेटर्स और मास्क बना रही हैं। सरकार के इस फैसले से उन्हें राहत मिलेगी और उपकरण जल्दी और ज्यादा मात्रा में तैयार हो सकेंगे। और जो हॉस्पिटल में लोग ट्रीटमेंट करते हैं उनको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा PPEs की ज़रूरत है, तो PPEs की जो मात्रा है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ रही है और इंडस्ट्री जो है बहुत सारे इंडस्ट्री जो गारमेंट्स में थे वो अब मैन्युफैक्चर करने लगे हैं PPEs, तो प्रोडक्शन बढ़ी है। जो इंपोर्ट करने की ज़रूरत थी इंपोर्ट हो रही है। अगर अपने घर से बाहर निकले हैं कोई एसेंशियल काम करने के लिए वो N95 मास्क पहन के जा रहे हैं। हम N95 सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल को चाहिए जो कि ट्रीटमेंट कर रहा है या जिसको एक्सपोजर का रिस्क है। PPEs को रीयूज़ कैसे चाहे इस पर भी बहुत काम हो रहा है, कैसे उनको दोबारा ऑटोक्लेव करें या कैसे उनको स्टेरिलाइज करें ताकि उनकी जो यूजेज है वो ज़्यादा रहे। कपड़े के मास्क जो हैं जो कि एक आम नागरिक को यूज़ करनी चाहिए उस पर फोकस होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार
112,76,000 मास्क और 157,32,000 पीपीई किट्स के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है हर हफ्ते 10 लाख पीपीई किट्स और 80,000 मास्क प्रतिदिन हासिल करना। वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमारी कैपेसिटी हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स में 6,000 वेंटिलेटर पर मंथ की कैपेसिटी क्रिएट की गई है। इस तरीके से डायग्नोस्टिक्स हो, थेरेप्यूटिक्स हो या वैक्सीन्स हो, इसमें नेसेसरी एफर्ट पर वॉर फुटिंग से मॉनिटर किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा स्थिति के लिए जरूरी उपकरण पर्याप्त मात्रा में सरकार के पास हैं। देश के पास 5,77,473 पीपीई किट्स पहले से मौजूद हैं। चीन से 60 लाख पीपीई किट्स को लेकर डील लगभग पक्की है। मास्क सहित करीब 80 लाख पीपीई किट्स का ऑर्डर सिंगापुर को सरकार दे चुकी है। साथियों, आज भारत के पास भले सीमित संसाधन हो, लेकिन मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के साथ वैज्ञानिकों का प्रयास भी शामिल है। भारत सरकार ने पुणे की स्टार्टअप कंपनी सीगल बायो सॉल्यूशंस को वैक्सीन बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस संस्थान को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया ने फंडिंग की है और वैज्ञानिकों को विश्वास है कि वो जल्द ही कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन भारत के अंदर ही तैयार कर लेंगे। कि हमारा जो एक्टिव वायरसोम है वो उसमें हमने मीजल्स का सिर्फ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लिया है और उसमें हम कोरोना वायरस का जो एंटीजेनिक रीजन करके बोलते हैं, एक प्रोटीन रहता है सरफेस के ऊपर, वो जैसा कील जैसा दिखता है, वो हम उठा के मीजल्स वायरस के स्ट्रक्चर पे लगा देंगे और वो जो रहेगा एक्टिव वायरसोम करके मटेरियल वो हम आदमी के अंदर इंजेक्ट करेंगे। जब वो इंजेक्ट हो जाएगा तो वो आदमी के वाइट सफ़ेद पेशियाँ जो रहती है वो एंटीबॉडीज़ बनाती है और वो एंटीबॉडीज़ जो है वो कोरोना वायरस के साथ लड़के वो कोरोना वायरस को खाली कर देंगे। सरकार को अगर इस कंपनी पर भरोसा है तो इसके पीछे इसकी कामयाबी का ट्रैक रिकॉर्ड है। पिछले 11 साल में हमने पहले डेंगू का वैक्सीन बनाया था ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके। उसके बाद चिकनगुनिया, जीका वायरस का भी वैक्सीन बनाया था, एबोला वायरस का वैक्सीन बनाया था और वो एनिमल्स में दिखा दिया था कि इसका वैक्सीन हो सकता है। इसमें वैक्सीन करने के बाद जैसे प्रोटेक्टिव इफेक्ट आना चाहिए वैसा आ सकता है। तो ये जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है उसकी वजह से सरकार को ऐसा लगा है कि ये हमारा जो खुद का मेड इन इंडिया टाइप का जो वैक्सीन टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल करके शायद हम अच्छी तरह से वैक्सीन बना पाएंगे और इसलिए हमको उन्होंने मौका दिया है, ऐसा हम मानते हैं। सीगल बायो सॉल्यूशंस के संस्थापक और सीईओ डॉक्टर विश्वास जोशी को भरोसा है कि अगले 3 महीनों में वो वैक्सीन की टेस्टिंग जानवरों पर शुरू करने की स्थिति में होंगे। दुनिया ने जब कोरोना का कहर देखा लेकिन भारत में एक भी मामला नहीं था, भारत ने उसी समय से एहतियात बरतने की शुरुआत की और एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की शुरुआत कर दी। इसके बाद जब तक संक्रमित लोगों का आंकड़ा 100 तक पहुंचा, भारत ने कहा कि जो भी विदेश यात्रा करके आ रहे हैं, लक्षण दिख रहे हैं तो आप 14 दिन के आइसोलेशन में जा रहे हैं। इसके आगे देखिए, जब 550 हो गया संक्रमित लोगों का आंकड़ा, तब भारत ने 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर दी। यानी जान बचाने की पूरी कोशिशें उस समय से ही शुरू हो चुकी थी। जहान बचाने की कैसी कोशिशें हो रही हैं, श्वेत पत्र में अब हम आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन 2 के ऐलान में कितनी है जान और कितनी है जहान की सहूलियतें, इस पर हम पेश कर रहे हैं श्वेत पत्र। लॉकडाउन के हर बीतते दिन के साथ किसानों की समस्याओं की बातें आती रही और सरकारी घोषणाओं में भी किसानों की मदद का ऐलान होता रहा।
दिक्कत बड़ी आई होगी इस बार लॉकडाउन की। हाँ, लॉकडाउन की वजह से दिक्कत है। जैसे मशीन है जी या ट्रैक्टर है, मशीन का काम मार्च में सही करवा कर है किसान, तो वो सही दुकान बंद हो जाने से आधी मशीन काम कर रही है, क्योंकि दुकान बंद है। फिर भी योगी जी का हम धन्यवाद करना चाह रहे हैं कि उन्होंने किसान को सही समय पर छूट देकर ये अब 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में गेहूं की कटाई और निकासी का कार्य। किसानों को छूट कब से मिली? ये योगी जी ने तो शुरू में ही दे दी, तो उनका हम धन्यवाद कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान को लॉकडाउन से छूट दे दी, क्योंकि अगर गेहूं नहीं जाएगा तो साल भर पूरा देश क्या खाएगा? यही तो दिक्कत है। और ऐसा नहीं है कि अप्रैल का काम मई में हो सकता है, अप्रैल का काम अप्रैल ही में होगा। अगर खेतों में फसल नहीं कटेगी तो पहुंचेगी। अगर 1 हफ्ते भी फसल नहीं कटेगी तो ये बाड़ी झड़ जाएंगी जी खेत में, और किस मजदूर तो मिल ही नहीं। किसान जो है आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं, कोई मेरा करवा रहा है, मैं उसका करवा रहा हूँ, मजदूर नहीं है। मजदूर सब घरों में है इस वजह से, लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि ये बीमारी नहीं है तो महामारी है बिल्कुल। इस समय लॉकडाउन की वजह से आप लोगों को दिक्कतें आई या फिर आप लोग कर पा रहे थे अपना काम? हाँ, दिक्कत तो आ ही रही थी, पालन तो करना था लॉकडाउन का, लेकिन चूंकि कास्ट भी आ गई, ये भी काटना जरूरी था। अगर ये नहीं काटते तो अन्य का संकट देश के सामने आ जाता। तो हम जो सोशल डिस्टेंस है उसका पालन करते हुए और लगा के मास्क अपने सैनिटाइज कर रहे हैं काम को। ये मन की बात उत्तर प्रदेश के किसानों की है। लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइंस में केंद्र सरकार की तरफ से पूरे देश के किसानों के लिए कई ऐलान हैं। कृषि संबंधी सभी सुविधाएं एहतियात के साथ लागू होंगी, जिनमें कृषि उत्पाद खरीद, कृषि उपकरण खरीद, खाद, बीज, कीटनाशक की खरीद, जुताई कटाई की मशीनें राज्यों में जा सकेंगी। ढूंढ रहे थे भी मशीनें मिलनी है, चलनी है, लेबर तो मिल नहीं रही थी। हमने सोचा पता नहीं मिलनी है कि नहीं मिलनी है। हमारे गांव में गणेश सिंह ने मशीन लिया, तो डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम, इन्होंने मशीन टाइम के दे दी है। मशीन का बहुत फायदा जी, लेबरां सभी अपने अपने देश को चले गई हैं। एक मशीन है हमारे गांव में, तो चलो कोई की आज काटेगी, कोई कल दूसरे दिन हो जाएगी, तो इसका बहुत ज्यादा फायदा। मनरेगा के जरिए भी सरकार लोगों को राहत देना चाहती है। मनरेगा के तहत सिंचाई और जल संरक्षण पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। इससे किसानों और मजदूरों दोनों को फायदा होगा। तो इसमें प्रमुख है ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट टू द रूरल इकोनॉमी। इस दृष्टि से सर्वप्रथम जो मनरेगा में काम करना चाहते हैं, ग्रामीण इलाकों में जो भी मजदूर हैं जो मनरेगा के कामों में संलग्न होना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, उन सभी को अब एक रास्ता मिलेगा सम्मिलित होने का। लेकिन इसमें भी ये शर्त है कि उनको मास्क पहनने होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग उनको ऑब्जर्व रखनी होगी। लेकिन मनरेगा के काम में मनरेगा के तहत जो है वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ अब अवेलेबल होंगी कि प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग का जितना भी डिसेंट्रलाइजेशन हो सके, जितना भी विकेंद्रीकरण हो सके, उतना स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वो करें, जिससे कि किसानों को जो खेती करते हैं उन सभी लोगों को अपने विपणन में या खरीद में किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। लॉकडाउन 2 की गाइडलाइंस के अनुसार ई कॉमर्स में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को भी आवाजाही की छूट दी जाएगी। इससे पहले आवश्यक सामान की आपूर्ति वाले वाहन ही चल रहे थे। लॉकडाउन की मुश्किलों में कहां खड़े हैं ट्रांसपोर्ट सुविधा से जुड़े लोग, ये सवाल भी बड़ा हो जाता है। कहां से लेकर आते हैं ट्रक, कहां जाते हैं? वे इंदौर से। इंदौर से आते हैं। हाँ। दिक्कत आ रही है रास्ते में? नहीं, फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे पहले आ रही थी जब नया नया शुरू हुआ था लॉकडाउन? नहीं, तो टोल वोल चालू थे पहले, अब टोल बंद है फिलहाल। तो कागज दिखाते हैं और फिर आप लोग पास कर जाते हैं? हाँ। लॉकडाउन पार्ट 2 के जरिए देश को 19 दिन के लिए लॉक करके प्रधानमंत्री ने चाबी जनता को ही सौंप दी है। नियमों का पालन सही से हुआ और केस नहीं बढ़े तो जहान को बचाने के लिए तोहफों की लंबी लिस्ट है। छूट के ये तोहफे फिलहाल उन जगहों के लिए हैं जहां कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट नहीं है। बैंकिंग, पोस्टल सर्विसेज, ऑनलाइन फूड सर्विसेज, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियंस, किराना, राशन की दुकानें खुलेंगी। सभी तरह के अस्पताल, स्वास्थ्य उपकरणों की दुकानें, मेडिकल लैब, कलेक्शन सेंटर्स, टेलीमेडिसिन सुविधाएं लागू होंगी।
2018-19 के आर्थिक सर्वे के अनुसार 93% कामगार असंगठित क्षेत्रों से आते हैं, जिनमें 11 करोड़ से अधिक खेतीहर मजदूर हैं। इसके अलावा कई छोटे उद्यमी भी हैं। लॉकडाउन में मिली रियायत का सीधा असर समाज के इस बड़े वर्ग पर पड़ेगा। बेरोजगारी आने वाली है, शुरू हो गई है और जबरदस्त तरीके से लोग बेरोजगार होंगे। ठीक है, सेंट्रल जो रोजगार देते हैं कौन है? एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। उनके लिए आप एक डिफेंसिव पैकेज तैयार कीजिए, उनको प्रोटेक्ट करने का एक पैकेज तैयार कीजिए। हमारी ऐसी कंपनीज हैं जो कनेक्टेड कंपनीज हैं, स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हो सकती हैं, उनके लिए आप प्रोटेक्शन तैयार कीजिए। यही वजह है कि जहान को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सक्षम वर्ग से नौकरी का संकट न खड़ा करने की अपील भी की। आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। अपने देश को बचाया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद पंजाब सरकार ने लोगों की नौकरी बचाने के लिए केंद्र की तरफ से बड़े आर्थिक पैकेज की मांग की है। जहां तक गरीबों की मदद का सवाल है, सरकारी दावे के अनुसार 13 अप्रैल तक 32 करोड़ गरीबों के अकाउंट में 29,352 करोड़ रुपए डाले गए। 5.5 करोड़ लोगों तक फ्री राशन पहुंचाया गया। करीब 98 लाख उज्ज्वला स्कीम से जुड़े लोगों को फ्री गैस डिलीवरी हो चुकी है। 14,946 करोड़ रुपए 7.47 करोड़ किसानों तक पहुंचाए गए, जबकि 1,400 करोड़ रुपए की मदद 2 करोड़ 82 लाख बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को दी गई। जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वही मेरा एक बृहद परिवार है। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक, इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है। हालांकि एक तबका ऐसा भी है जो स्पष्ट तौर पर किसी ऐसे क्षेत्र से नहीं आता कि उसे सहूलियतें मिल सकें। उनकी अपनी परेशानी है। लोगों की कमाई पर असर पड़ा? या मैम, ये तो बहुत ज्यादा असर पड़ा है। कुछ समय पहले हमारा काम बहुत अच्छा हो जाता था, जिससे हमें रेगुलर इनकम अच्छी हो जाती थी, पर इस समय पेट्रोल के पैसे निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बिकॉज हमारा क्या है, हम रोज कमाने रोज खाने वाले हैं। मतलब हमारी कंपनी कहती है आप जितनी डिलीवरीज करोगे हम आपको उतना ही अमाउंट देंगे, बट आजकल तो ये हो रहा है कि मुश्किल से 5-7 डिलीवरी ऐसे ही चल रहा है और जिसमें से 500 रुपए भी कवर नहीं हो पा रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि आपको लास्ट ऑर्डर लॉग इन आज आप कितना है? 2 घंटे पहले शुरू होगा, अभी तक एक ऑर्डर नहीं मिला मैम। यानी 1 रुपए की अर्निंग नहीं हुई है। 1 रुपए की अर्निंग नहीं हुई है मैम। और कोई खर्चे आए, पेट्रोल का पैसा जो भी है वो सब हमारी जेब का ही है मैम। हमें कोई फिक्स नहीं मिल रहा मैम। दूर से आते हैं, 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना, 100 रुपए का पेट्रोल तो ये हो गया। जब तक लॉकडाउन है और जब तक कोरोना के लिए कड़े फैसलों की जरूरत है, सरकार गरीबों के उस वर्ग के साथ खड़े होने की कोशिश करती नजर आ रही है जिसके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इनमें बड़ी संख्या दिहाड़ी मजदूरों की है। सरकार का दावा है कि गरीबों को 3 महीने तक 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल फ्री राशन दिया जाएगा। राशन की आपूर्ति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। मजदूरों की दिक्कतें दूर करने के लिए शिकायत केंद्र भी बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों को प्रति माह अगले 3 महीनों तक 5 किलो खाद्यान्न, उनकी पसंद अनुसार गेहूं अथवा चावल, फ्री ऑफ कॉस्ट देने का प्रावधान किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने स्पेशली मजदूरों की समस्याओं के निदान के लिए पूरे देश में 20 ग्रीवेंस सेंटर्स को स्थापित किया है। इन ग्रीवेंस सेंटर्स की फंक्शनिंग को चीफ लेबर कमिश्नर के स्तर पर सुपरवाइज और मॉनिटर किया जा रहा है। हेल्पलाइंस की विस्तृत जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
इन हेल्पलाइंस का उद्देश्य है कि पीड़ित मजदूरों को समयबद्ध तरीके से राहत मिल सके। कहते हैं कभी भी अगर आपको हकीकत को मापना है तो ये देखना जरूरी हो जाता है कि कतार में जो आखिरी नंबर पर खड़ा है व्यक्ति, क्या उस तक सारी सुविधाएं पहुंची हैं। तो एक तरफ होती है सरकार की जो सुविधाएं दी जाती हैं, वो ऐलान होते हैं, दूसरी तरफ जमीन की हकीकत। हम अपनी रिपोर्टिंग के दौरान कई ऐसे इलाकों में भी गए, हमारे और भी रिपोर्टर्स गए, जहां पर उन्होंने देखा कि कई कई गलियां हैं जहां पर लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकलते हैं। अब क्या ये उनकी मजबूरी भी है, ये पता लगाना भी जरूरी है। इसके साथ ही जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो पलायन करके नहीं गए, रुक गए जिन शहरों में थे, वहां पर वो किस हालात में जी रहे हैं और जहान की आने वाले दिनों में कैसी उम्मीद के साथ जी रहे हैं, देखते हैं। सभी का घर नहीं, यहाँ किराए में रहते हैं। हमारा भतीजा है, हमारा पास में रहता है, बात ये है, मगर इस टाइम में हम भतीजा खाना नहीं खिला सकते हैं। क्यों? हमारा राशन, जिनके पास राशन कार्ड नहीं उनको नहीं मिला। कहाँ मिला, क्यों बताइए। अच्छा, एक दिन आया एक कट्टा एक पैकेट जो मिला है मैं बता रहा हूँ, 250 ग्राम चावल है, 200 ग्राम दाल है, एक हल्दी का पैकेट है, एक वो लाल मिर्ची का पैकेट है। उसका सिर्फ आप क्या दिया, 2 दिन। कितने दिन? आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। ये सारे ज्यादा अगर नहीं आदमी खाएगा, भूखे क्या करेगा, आप ही बताइए। हम सरकारी मदद नहीं पहुंची आप? वही सरकारी मदद, लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, पर कैसे करेंगे जब पेट में अनाज नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। जान और जहान को बचाने की सरकारी जद्दोजहद के बीच एक एंगल मानवीय संवेदनाओं का है, और वो संवेदनाएं लोगों को किसी भी कीमत पर घर लौटने को विवश करती है। वजह ये कि लॉकडाउन में उद्योग धंधे बंद हो गए, निर्माण कार्य में मजदूरी खत्म हो गई, छोटे छोटे काम धंधे ठप हो गए। ऐसे में क्या है उनके मन में और क्या है उनकी चिंताएं? एक दिन बाद एक दिन खाने को मिलते हैं, पैसे नहीं खाएंगे क्या करते थे आप लोग? मजदूरी करते, लेबर करते। अभी काम बंद है तो क्या खाएंगे, और खाना भी नहीं मिल रहा। एक दिन खाते हैं, एक दिन भूखे रहते हैं, और गाड़ी भी नहीं खुला कि गाँव जाएंगे। आप लोग भी जाना चाहते हैं अपने गांव? हाँ सर, हम लोग भी तो जाना चाहते हैं गाँव। हम लोग भी जाना चाहते हैं कि हम लोग तो एक दिन कमाते एक दिन खाते, वही तो काम है हम लोग का। हर काम बंद। नहीं, सरकार कह रही है कि यहाँ कई कैंप लग रहे हैं तो वहाँ खाना बट रहा है, अनाज बट रहा है। आप लोगों को कुछ नहीं मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। मिला अभी तो एक पैकेट मिला, ये इसमें क्या गुजारा होगा। 4 बंदा के एक पैकेट देगा तो क्या गुजारा होगा, और महीना लग गया, एक पैकेट में क्या गुजारा होगा, एक महीना में एक ही खाएगा। लॉकडाउन का कोई विकल्प नहीं था, लिहाजा जिंदगी चलती रहे, इसीलिए कल कारखाने बंद करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। अब जबकि लॉकडाउन पार्ट 2 में जहान को बचाने की जरूरतों पर जोर दिया गया, तो सरकार ने वैसे फैसलों की झलक दिखानी भी शुरू कर दी। 20 अप्रैल के बाद जो स्थान हॉटस्पॉट की लिस्ट से बाहर हैं, वहां कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, पोर्ट, एयरपोर्ट, कंटेनर और इससे जुड़ी सेवाओं की चेन शुरू होगी। महानगर पालिका और नगर पालिका के बाहर उद्योग धंधे शुरू हो जाएंगे। SEZ और निर्यात विशेष यूनिट्स में कामकाज शुरू हो जाएगा। शर्त ये रहेगी कि संस्थान अपने कर्मचारियों को कामकाज के परिसर में ही रहने की सुविधा देंगे। ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस बनाने का काम शुरू होगा। पैकेजिंग मटेरियल बनाने वाली कंपनियों और जूट इंडस्ट्री का कामकाज भी शुरू होगा। ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन, रिफाइनरी का काम भी शुरू होगा। महानगरों की तरफ रोजी रोजगार के लिए जाने वाले लोगों में एक बड़ा वर्ग उन मजदूरों का है जो लगातार निर्माण कार्य से अपनी आजीविका चलाते हैं। संकेत ऐसे भी मिल रहे हैं कि 20 अप्रैल के बाद कुछ रास्ते निर्माण कार्य के लिए भी खुलेंगे, जिससे पलायन से परेशान एक बड़े हिस्से को राहत की सांस लेने का मौका मिले। भारत सरकार की व्यवस्था के क्रम में प्रदेश में प्रारंभ किए जाने वाले कार्यों तथा गतिविधियों के संबंध में सभी आवश्यक सावधानी बरती जाएगी। प्रत्येक यूनिट की सावधानियां तय की जाएंगी। जो इंडस्ट्रियल यूनिट या जो भी यूनिट्स चालू होंगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक यूनिट में थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर आदि की पर्याप्त व्यवस्था रहे और हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाए। हम प्रदेश के अंदर जो निर्माण के काम हैं
उनको प्रारंभ करेंगे। सामाजिक दूरी का स्थलीय स्तर पर भी जहां काम प्रारंभ होंगे वहां पर भी पालन किया जाएगा। साथ ही यह भी तय किया गया है कि जो लेबर वहां पर काम करने वाली होगी उनकी जांच पड़ताल भी बीच बीच में करते रहेंगे, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा जिसके विरुद्ध देश लड़ाई लड़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उस लड़ाई पर हम विजय भी प्राप्त कर सके और निर्माण का काम होने से हमारे जो गरीब मजदूर हैं उनकी रोजी रोटी का रास्ता खुलेगा। तीसरा, विकास का काम भी होता रहेगा। औद्योगिक प्रोत्साहन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखकर औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने की जरूरत इसीलिए बताई ताकि आर्थिक गतिविधियों में सुधार आए और लोगों के हाथ में नकदी पहुंच सके। जो काम ठप किया था, सरकारों ने काम बंद कर दिया था पूरे भारतों में, तो हम लोग को तो दिक्कत आ गए थे, बहुत परेशानी हो रहे थे। लेकिन 10 रोज की बाद फिर मालूम हुआ कि सरकार ने आदेश दे दिया काम पकाने का, तो हम लोग काम पका रहे हैं, चला रहे हैं काम, मीट पका रहे हैं। उसके बाद जो है खाना पीना का सब व्यवस्था कंपनी दे रहा है, खुराकी 8 दिन पे दे रहा है, अपने घर चल रहा है। इसमें बहुत खुशी की बात है। काम सरकार ने फिर काम चालू कर दिया, ईट भट्टा चालू हो गया, बहुत अच्छा हुआ। हम लोगों को रोजी रोटी चल गई, नहीं तो हम लोग बाल बच्चा कैसे खिलाते पिलाते। जान बचाने की सबसे बड़ी कोशिश है लॉकडाउन, और लॉकडाउन का सीधा मतलब होता है कामकाज ठप, अर्थव्यवस्था ठप। IMF के अनुमान के अनुसार पिछले 90 साल में इस तरह की मंदी नहीं देखी गई। वो इसकी तुलना कर रहा है 1930 की मंदी के बाद आए द ग्रेट डिप्रेशन से। लेकिन इस सब के बीच पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के लिए पूर्वानुमान है कि उनकी अर्थव्यवस्था किस दर से आगे बढ़ेगी। भारत के लिए जो पूर्वानुमान है और दुनिया के बाकी देश जहां खड़े हैं, आइए देखते हैं ये तुलनात्मक रिपोर्ट। अभी तक के नतीजों के अनुसार कोरोना से लड़ाई में बड़ी महाशक्तियों के मुकाबले भारत की स्थिति काफी बेहतर है। IMF ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ये अनुमान जताया है कि जब लगभग सारी दुनिया महामंदी के चपेट में आ चुकी होगी, तब सिर्फ भारत और चीन ही वो देश हो सकते हैं जो खुद को क्लोज मार्जिन से बचा ले जाने में सफल हो सकेंगे। हालांकि 2020 में 1.9% की विकास दर के साथ भारत 1991 की विकास दर पर पहुंच जाएगा। लेकिन चीन की अगर 1.2 की विकास दर को छोड़ दें तो कई बड़े देशों की विकास दर माइनस में चली जाएगी, जिसमें अमेरिका, रूस, इटली, जापान, फ्रांस, यूके भी शामिल हैं। अनुमान सच्चाई बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोरोना संकट को जल्द से जल्द मात देना होगा। भारत की तमाम कोशिशें उसी तरफ जाती हुई दिख रही हैं। जान और जहान के संतुलन के साथ ही आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान। श्वेत पत्र में इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत।